हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं अपने चैनल एग्ज़ाम सेंटर पे आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम अभय चक्रवर्ती है और हम मध्य प्रदेश हिस्ट्री प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम इसके पहले चैप्टर में काफ़ी कुछ कवर कर चुके थे और आज हम बौद्धि वंश पढ़ेंगे और इससे भी जो आगे वंश हैं उसको भी हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, आइए। बौद्धि वंश की बात करें तो इसके संस्थापक की बात करें तो बौद्धि वंश का संस्थापक कौन था भाई साहब? तो बौद्धि वंश का संस्थापक जो था कौन था? तो बौद्धि वंश का संस्थापक श्री बोधि था। ठीक है। श्री बोधि के बाद जो है क्या है, वसु बोधि आते हैं, इसके बाद चंद्र बोधि आते हैं और फिर शिव बोधि आते हैं। ठीक है। कुषाणों के अनुसार कि कुषाणों के समांतर संभवतः बोधि वंश का मध्य प्रदेश के त्रिपुरी वाले क्षेत्र में था। ठीक है। तो देखिए, जो बोधि वंश है तो बोधि वंश का जो है उसका जो कहाँ पनपा था मध्य प्रदेश में, तो हमारे जो त्रिपुरी वाला क्षेत्र है उस पे। ठीक है। त्रिपुरी वाले क्षेत्र में जो है बोधि वंश जो है था। ठीक है। किसके समानांतर था? तो कुषाणों के समानांतर था। ठीक है। इसके सिक्के जो है जबलपुर से मिले हैं। ठीक है। कहाँ से? जबलपुर से मिले हैं। डॉक्टर महेश चंद्र चौबे, क्या डॉक्टर महेश चंद्र चौबे के यहाँ से इनके सिक्के भी मिले हैं। किसके? डॉक्टर महेश चंद्र चौबे के यहाँ से। राइट। तो बोधि वंश इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा हम मध्य प्रदेश में देखते हैं कि इसके सिक्के मिले थे और मध्य प्रदेश में थोड़ा जो है क्या है इनका क्षेत्र देखने को मिलता है, जो कि त्रिपुरी वाला क्षेत्र है। ठीक है। तो बौद्धि वंश की स्थापना किसने की थी? तो बौद्धि वंश की स्थापना की बात करें तो श्री बोधि ने की थी। ठीक है। इतना बस याद रखिए आप कि बौद्धि वंश की स्थापना किसने की थी? तो बौद्धि वंश की स्थापना श्री बोधि ने की थी। और मध्य प्रदेश में किस वाले रीजन में यह था? तो बौद्धि वंश जो था मध्य प्रदेश के त्रिपुरी वाले क्षेत्र में था। ठीक है। और इसके सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सिक्के जो है जबलपुर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की बात करें यदि हम, तो बघेलखंड का मघवंश, बघेलखंड का मघवंश। तो आंसर क्वेश्चन क्या आता है कि मघवंश निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है क्या है था? ठीक है। तो मघवंश की बात करें तो यह बघेलखंड वाले रीजन में था। ठीक है। शासन की बात करें तो बघेलखंड वाले क्षेत्र में था। संस्थापक भीमसेन था, याद रखिएगा। कौन था? भीमसेन था। तो बघेलखंड का मघवंश की स्थापना किसने की थी? तो भीमसेन ने की थी। यह कुषाणों संपूर्ण भारत एवं बोधि वंश जो कि जबलपुर के शासन के समय ही बघेलखंड वाले क्षेत्र पर शासन किया था। ठीक है। तो जो बघेलखंड का मगध वह किसके समानांतर था? तो आंसर करेंगे बोधि वंश के जो है क्या है समानांतर था, या उन्हीं के समय पे था। सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं मघवंश के? तो मघवंश के सिक्कों की बात करें तो बांधवगढ़ एवं कौशाम्बी के आसपास के क्षेत्रों में। कहाँ? बांधवगढ़ एवं कौशाम्बी के आसपास के क्षेत्रों में। ठीक है। तो ठीक है ना, हम इसके बाद बात करते हैं। राइट। तो बोधि वंश बताइए एक बार फिर। बोधि वंश के संस्थापक श्री बोधि। ठीक है। किसके समानांतर था बोधि वंश? तो कुषाणों के समानांतर था। ठीक है। मध्य प्रदेश के किस वाले रीजन में था? तो मध्य प्रदेश के त्रिपुरी वाले क्षेत्र में बोधि वंश पनप रहा था। ठीक है। इसके बाद सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं बोधि वंश के? ठीक। तो बोधि वंश के सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं? जबलपुर से प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बघेलखंड के मघवंश की। तो मघवंश जो है क्या है मध्य प्रदेश में किस रीजन में था? तो मघवंश जो है कहाँ था? तो यह जो है क्या है बघेलखंड वाले रीजन में था। कहाँ था? बघेलखंड वाले रीजन में था। इसकी स्थापना किसने की थी? तो मघवंश की स्थापना जो है क्या है भीमसेन ने की थी। किसने की थी? भीमसेन ने की थी। ठीक है। भीमसेन ने जो है क्या है इसकी स्थापना की थी। सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं मघवंश के? तो मघवंश के सिक्कों की बात करें तो इसके सिक्के रीवत जो है क्या है रीवत क्षेत्र से जो है क्या है प्राप्त होते हैं। ये हमारा जो है क्या है मघवंश हो गया। क्वेश्चन यही पूछेगा कि मघवंश निम्नलिखित में से किस वाले रीजन में था मध्य प्रदेश के? तो बघेलखंड वाले रीजन में। इसके बाद हम बात करते हैं गुप्त वंश की। ठीक है। तो गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है। तो गुप्त काल के संदर्भ में यदि हम बात करें तो कुषाणों के गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल जो है क्या है कुषाणों के सामंत थे। कौन थे? कुषाणों के सामंत थे। गुप्त जो थे कुषाणों के सामंत थे, जिसकी जानकारी हमें वायु पुराण से प्राप्त होती है। तो इसकी जानकारी हमको वायु पुराण से प्राप्त होती है और गुप्तों के सामंत थे। कुषाणों के सामंत थे। संस्थापक की बात करें तो गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें तो श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था, और यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। संस्थापक श्रीगुप्त था। इसके बाद घटोत्कच आता है। ठीक है। घटोत्कच के बारे में उतनी जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद हम चंद्रगुप्त की बात करेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम की यदि हम बात करें
तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक की बात करें तो कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो वास्तविक संस्थापक था। गुप्त वंश का जो है क्या है, वास्तविक संस्थापक था और इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। तो गुप्त संवत कब का है, तो 319 ईस्वी का है, ठीक है। खुद के सिक्के भी चलवाए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था, वास्तविक संस्थापक जो है क्या है, चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त को प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो महाराजाधिराज की। कौन सा संवत चलाया था, 319 गुप्त संवत चलाया था और खुद के सिक्के चलवाए थे। इसके बाद इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आ जाती है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की यदि हम बात करें, समुद्रगुप्त की यदि हम बात करें तो समुद्रगुप्त जो है क्या है, प्रयाग प्रशस्ति से मध्य प्रदेश के क्षेत्र जो है, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति जो है क्या है, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति में जो है क्या है, इसका विवरण मिलता है। रचना हरिसेन ने की थी, ठीक है, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, हरिसेन ने की थी। और हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, तो हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ठीक है। समुद्रगुप्त के अभियानों की जानकारी की यदि हम बात करें तो समुद्रगुप्त के अभियानों की जानकारी की बात करें तो उत्तर भारत के 9 राज्यों को पराजित किया था। क्या, इसको हमको जानकारी ऐसे मिलती है कि ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त जो है उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीता था, उन 9 राज्यों को पराजित कर दिया था और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित किया था, ठीक है। तो उत्तर भारत के कितने राज्यों को, 9 राज्यों को, दक्षिण भारत के 12 राज्यों को। जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। इसकी रचना किसने की थी, तो राजा हरिसेन, सॉरी इसके दरबारी कवि हरिसेन ने की थी, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति के से मध्य प्रदेश के क्षेत्र की बात करें तो खरपरिक जो है क्या है, कहाँ स्थित है, तो खरपरिक जो है दमोह में है, ठीक है। सनकानिक विदिशा में है और डाहल प्रदेश त्रिपुरी और जबलपुर के क्षेत्र को यदि हम मिला दें तो इसको हम डाहल प्रदेश कहते हैं, ठीक है। कौन सा, डाहल प्रदेश, राइट। तो सनकानिक कहाँ है, विदिशा में। खरपरिक कहाँ है, दमोह में। इससे प्रयाग प्रशस्ति से मध्य प्रदेश के क्षेत्रों के जो है क्या है, हमको विवरण मिलता है, राइट। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं क्या है। तो हाँ बताइए कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, श्रीगुप्त ने, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था, बताइए, आप बताइए, चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है। महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की, चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत किसने चलाया, किसने चलाया था गुप्त संवत, तो गुप्त संवत की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम ने और इसने अपने सिक्के भी चलवाए थे। इसके बाद समुद्रगुप्त आ जाता है। समुद्रगुप्त की बात करें तो क्या है भाई साहब, समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, प्रयाग प्रशस्ति थे। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, किसने की, हरिसेन ने। हरिसेन कौन था, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, ठीक है। कौन था, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। और क्या मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी, यदि 3 नंबर में आ जाए तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति जो है क्या है, यदि प्रयाग प्रशस्ति 3 नंबर में आ जाए, कितने, 3 नंबर में प्रयाग प्रशस्ति, तो हम इसके बारे में 3 नंबर में देखिए कौन कौन से पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो पहला पॉइंट हो जाएगा कि क्या है, समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। पहला क्या है कि समुद्र, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है भैया, ठीक है, समुद्रगुप्त की जानकारी, राइट। समुद्रगुप्त की जो है क्या है, समुद्रगुप्त की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरी बात क्या है कि रचना किसने की थी, तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है क्या है, हरिसेन ने की थी, 3 नंबर में, ठीक है, हरिसेन ने की थी। और इससे क्या जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से कि उत्तर भारत के जो है क्या है, उत्तर भारत के 9 राज्यों को, उत्तर भारत के जो है क्या है 9 राज्यों को तथा दक्षिण भारत के कितने राज्यों को, दक्षिण भारत के 12 राज्यों को इसने क्या किया था, पराजित किया था। ये हमारा 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गया, राइट, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ठीक है। और प्रयाग प्रशस्ति के मध्य प्रदेश के क्षेत्र की बात करें तो खरपरिक कहाँ है, तो खरपरिक जो है दमोह, याद रखिएगा, खरपरिक दमोह, सनकानिक विदिशा और डाहल प्रदेश। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जबलपुर और त्रिपुरी के संयुक्त रूप को हम डाहल प्रदेश कहते हैं। सनकानिक कहाँ, चलिए बताइए, सनकानिक कहाँ है, तो विदिशा में। खरपरिक दमोह में, ठीक। सनकानिक कहाँ है बताइए, सनकानिक कहाँ है, तो विदिशा में। सनकानिक विदिशा में, खरपरिक दमोह में, डाहल प्रदेश जबलपुर और त्रिपुरी के संयुक्त रूप को। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने,
प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से जानकारी मिलती है, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट में देखते हैं कि समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख आता है। समुद्रगुप्त की एरण अभिलेख की बात करें, समुद्रगुप्त के एरण अभिलेख की बात करें तो यह कहाँ से मिला है? तो यह सागर से मिला है। एरण अभिलेख सागर से मिला है। इसमें एरण को स्वभोग नगर बताया गया है। तो स्वभोग नगर किसका प्राचीन नाम था? तो जो है क्या है, एरण का ही नाम है, ठीक है। तो एरण को स्वभोग नगर कहा गया है, ठीक है। एरण अभिलेख में जीवन का अंतिम समय एरण में बिताया और समुद्रगुप्त की तुलना प्रभु एवं राघव से की गई है। भारत का नेपोलियन भी कहा गया है किसी अभिलेख में, ठीक है। तो एरण जो है 3 नंबर में आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे? तो एरण को 3 नंबर में हम लिखेंगे, पहला कि समुद्रगुप्त का अभिलेख है। दूसरी बात क्या है कि एरण अभिलेख में जो है क्या है, एरण को स्वभोग नगर बताया गया है, समुद्रगुप्त ने अपनी अंतिम समय यहाँ बिताया था। दूसरी बात क्या है कि एरण अभिलेख में क्या कहा गया है समुद्रगुप्त को? एरण अभिलेख में समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? तो नेपोलियन कहा गया है, भारत का नेपोलियन कहा गया है। और इसकी तुलना किससे की गई है? तो इसकी तुलना जो है क्या है, प्रभु एवं राघव से की गई है। समुद्रगुप्त की तुलना प्रभु एवं राघव से की गई है, ठीक। तो ये हमारा हो गया समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख, राइट। समुद्रगुप्त के एरण अभिलेख के बाद हम आते हैं कि एरण से कुल 4 राजाओं के अभिलेख मिले हैं। कौन कौन से? एरण से जो है क्या है, कुल 4 राजाओं के अभिलेख मिले हैं। और वो 4 राजा कौन कौन से हैं? तो 3 गुप्त राजा थे। कौन थे? 3 गुप्त राजा थे और एक हूण शासक था, ठीक है। हूण शासक की बात करें तो तोरमाड़ का अभिलेख है, ठीक है। इससे हूण शासक की जानकारी मिलती है। और गुप्त राजा अभिलेख की बात करें तो कौन कौन से? तो समुद्रगुप्त, बुद्धगुप्त और भानुगुप्त की जानकारी मिलती है, ठीक है। और भानुगुप्त जो है क्या है, सती प्रथा, मतलब कि देखिए क्या हुआ था कि भानुगुप्त जो है क्या है, इसका जो है युद्ध में क्या हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी की पत्नी जो है क्या है, अपने आप को क्या कर लेती है, सती कर लेती है। तो यहाँ से सती प्रथा की स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो हमको क्या है, देखिए इसको हम एरण को जो है, हम यदि आ गया ना 5 नंबर में कि एरण अभिलेख को समझाइए या वर्णन कीजिए, यदि 6 मार्कर में जो भी है तो हम आराम से समझा सकते हैं, ठीक है। तो क्या समझा सकते हैं ये भी बता देता हूँ, ठीक है। तो क्या समझा सकते हैं, देखिए एरण अभिलेख की बात करें, पहली पॉइंट क्या लिखेंगे कि एरण, एकदम शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, ठीक है। एरण की क्या बोला गया है? एरण को स्वभोग नगर बोला गया है, ठीक है। स्वभोग नगर, एरण को स्वभोग नगर कहा गया है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इसी में समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? भारत का नेपोलियन। क्या कहा गया है? भारत का नेपोलियन, राइट। इसी अभिलेख में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। और इसकी तुलना किससे की गई है? इसकी तुलना जो है क्या है, किससे की गई है? प्रभु एवं राघव से की गई है तुलना, प्रभु एवं राघव से जो है क्या है, तुलना की गई है समुद्रगुप्त की, राइट। और इसमें क्या लिखा था कि एरण अभिलेख में जो है क्या है, टोटल कितने राजाओं की जानकारी मिलती है हमको? तो कितने राजाओं की जानकारी मिलती है? 4 राजाओं की जानकारी मिलती है। आप इसको 5 नंबर में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 राजाओं की जानकारी मिलती है। कौन कौन से? कि 3 गुप्त राजाओं की जानकारी मिलती है सर। कितने? 3 गुप्त राजाओं की जानकारी मिलती है। कौन कौन से थे? तो 3 गुप्त राजा, एक तो हो गया हमारा समुद्रगुप्त ही, एक हो गया समुद्रगुप्त, ठीक है। दूसरा हो गया भानुगुप्त, और तीसरा कौन हो गया? तीसरा हो गया जो है क्या है, तीसरा हो गया बुद्धगुप्त की जानकारी मिलती है, ठीक है। बुद्धगुप्त की जानकारी मिलती है। और एक हूण शासक की जानकारी मिलती है। हूण शासक कौन था? तो हूण शासक जो है क्या है, तोरमाड़ था। क्या था? तोरमाड़ था, ठीक है। ये हमारा एरण अभिलेख हो गया, राइट। एरण अभिलेख हो गया, ठीक। इसके बाद आते हैं कि समुद्रगुप्त के बाद कौन आता है? समुद्रगुप्त के बाद आता है रामगुप्त। कौन आता है? समुद्रगुप्त के बाद आता है रामगुप्त। विदिशा में शासन किया था रामगुप्त ने। कहाँ शासन किया था? विदिशा में शासन किया था। विदिशा में ही इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। और विदिशा के दुर्जनपुर अभिलेख से जो है क्या, इसकी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो दुर्जनपुर अभिलेख, ठीक है। तो दुर्जनपुर अभिलेख कहाँ है? तो दुर्जनपुर अभिलेख की बात करें तो यह विदिशा में है, ठीक। एक बार और रिवीजन करते हैं, आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, हम आपको पूरा यही याद करा देंगे।
तो बताइए, एरण अभिलेख, एरण अभिलेख की बात करें तो इसको क्या बोला गया, कौन सा नगर बोला गया है, एरण को सभोग नगर बोला गया है। समुद्रगुप्त की यहाँ दो बातें एरण अभिलेख में की गई हैं, तीन बातें और बोलो तो बोलो, ठीक है। दो बातें ये हैं कि इसको जो है रघु एवं जो है क्या है रघु और किससे किया गया है, किससे तुलना की गई है, प्रभु एवं राघव से तुलना की गई है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, भारत का नेपोलियन एरण अभिलेख में ही कहा गया है, ठीक है, समुद्रगुप्त से संबंधित है। तीसरी बात, चार राजाओं का इसमें जो है क्या मिलता है, चार राजाओं का इसमें वर्णन मिलता है। कौन कौन से राजा थे, तो तीन गुप्त राजा थे और एक हूण शासक था। एक हूण शासक कौन था बताओ, तोरमाड़ था। तीन गुप्त शासक कौन थे, जल्दी बताइए, एक एक करके बताइए। तीन गुप्त शासक कौन थे, बुद्धगुप्त था, समुद्रगुप्त था, भानुगुप्त था, ठीक। इसके बाद समुद्रगुप्त के बाद कौन आता है, रामगुप्त। चलिए ठीक है, रामगुप्त को हम छिपा देते हैं। अब रामगुप्त बताइए ये कहाँ शासन किया था, विदिशा से, विदिशा में ही इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। और एक अभिलेख था, ठीक है, कौन सा अभिलेख था, तो उस अभिलेख का नाम था दुर्जनपुर अभिलेख। दुर्जनपुर अभिलेख किस जिले में है, मध्य प्रदेश के। तो ऐसे ही अभिलेख आ जाते हैं और फिर आप बोलते हो कि सर बनता नहीं है पेपर, पता नहीं कहाँ दे दिया, आउट ऑफ सिलेबस, राइट। तो दुर्जनपुर अभिलेख कहाँ है, तो दुर्जनपुर अभिलेख जो है विदिशा में है। यह दुर्जनपुर अभिलेख किससे संबंधित है, तो दुर्जनपुर अभिलेख रामगुप्त से संबंधित है, ठीक। इसके बाद अब हम क्या आते हैं, इसके बाद हम आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखिएगा, मैंने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आपको बताया था। किसको पराजित किया था, जल्दी बताइए, किसको पराजित किया था, कौन था, रुद्रसेन तृतीय को पराजित किया था, पता है ना। रुद्रसेन तृतीय को पराजित करके दो उपाधियाँ धारण की थी, सकारी की और जो है क्या है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आपकी स्टोरी भी बताया था, है ना। क्या होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की भाई था रामगुप्त, रामगुप्त की पत्नी को वह क्या है मार के, रामगुप्त को मार के उसकी पत्नी को ले जाता है यार रुद्र सिंह तृतीय। तो रुद्र सिंह तृतीय को जो है क्या है चंद्रगुप्त द्वितीय का हो जाता है मुंडा खराब, क्या हो जाता है, मुंडा खराब हो जाता है। और फिर वह क्या करता है कि रुद्र सिंह तृतीय को घसीट घसीट के मार मार के उसकी हत्या कर देता है और शक विजेता बन जाता है। कौन, शक विजेता बन जाता है, इसीलिए तो शकों की उपाधि धारण की थी, ठीक है। देखिए चंद्रगुप्त के बारे में हम पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय शक शासक रुद्र सिंह, ये पहला पॉइंट ही है कि शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर सिकारा और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। मध्य प्रदेश में इनके शासनकाल की जानकारी सांची अभिलेख से प्राप्त होती है और उदयगिरी गुहा लेख से प्राप्त होती है। और उदयगिरी गुहा लेख जो है यह विदिशा जिले में स्थित है, ठीक है, वही स्टोरी है सेम जो मैंने आपको बताया। सांची अभिलेख की बात करें तो सांची अभिलेख कहाँ है, तो सांची अभिलेख रायसेन में है। और सांची अभिलेख की बात करें तो इससे चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति आम्रकादेव ने लिखा, जो कि बौद्ध अनुयायी था, ठीक है। तो सांची अभिलेख किसने लिखा है, तो यह रायसेन में स्थित है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति आम्रकादर्भ ने लिखा, जो कि बौद्ध अनुयायी था। इसी अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को सैकड़ों युद्धों का विजेता बताया गया है। किस अभिलेख में, सांची अभिलेख में। तो सांची अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को सैकड़ों युद्धों का क्या बताया गया है, सैकड़ों युद्धों का विजेता बताया गया है, ठीक है, ठीक। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम क्या पढ़े, तो इसने दो उपाधियां धारण की थी, सिकारा की उपाधि, ठीक है, रुद्र सिंह तृतीय को हराकर, और विक्रमादित्य की उपाधि। जानकारी हमको दो अभिलेख से मिलती है, एक सांची के अभिलेख से और एक उदयगिरी की अभिलेख से। उदयगिरी का अभिलेख कहाँ है, विदिशा में स्थित है, ठीक है। फिर और क्या प्राप्त होता है कि सांची के अभिलेख से हमको और क्या प्राप्त होता है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, तो सांची के अभिलेख में हमको यह प्राप्त हो। पहले तो ये बताओ कि सांची का अभिलेख किसने लिखा है, तो किसका सेनापति था, चंद्रगुप्त द्वितीय का ही सेनापति था आम्रकादेव। क्या नाम था उसका, आम्रकादेव, ठीक है। आम्रकादेव ने ही सांची का अभिलेख लिखा है। और सांची के अभिलेख में ही चंद्रगुप्त द्वितीय को सैकड़ों युद्धों का विजेता बताया गया है। क्या, सैकड़ों युद्धों का विजेता सांची अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को बताया गया है, ठीक है। इसके बाद आता है उदयगिरी अभिलेख। उदयगिरी अभिलेख की बात करें तो उदयगिरी अभिलेख विदिशा में है। यहाँ से कुल 3 अभिलेख मिले हैं। क्या, यहाँ से कुल 3 अभिलेख मिले हैं, ठीक है। 2 चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख मिले हैं, है ना, और एक कुमार गुप्त का अभिलेख मिला है, ठीक है। प्रथम अभिलेख इसने प्रथम अभिलेख में क्या लिखा है, तो प्रथम अभिलेख में लिखा है, उदयगिरी के अभिलेख में किसकी चर्चा की गई है,
चंद्रगुप्त द्वितीय के युद्ध मंत्री व सचिव वीरसेन की चर्चा की गई है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का सचिव और युद्ध मंत्री कौन था? वीरसेन था। उसी की चर्चा जो है गुहा लेख उदयगिरि की गुहा लेख जो कि विदिशा में है, उस वीरसेन की चर्चा की गई है। वीरसेन शैव धर्म का अनुयायी था। वीरसेन किस धर्म का अनुयायी था? वीरसेन जो है शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक, इसके बाद हम क्या आते हैं? इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि द्वितीय अभिलेख। एक अभिलेख तो हो गया उदयगिरि के अभिलेख। ठीक है, दूसरा अभिलेख कौन सा है? दूसरा अभिलेख है यह शक संवत सनकानिक का है। ठीक है, सनकानिक अभी हम पढ़े थे ना। सनकानिक कहाँ है? विदिशा में। खरपरिक कहाँ है? दमोह में। ठीक है, तो सनकानिक की बात करते हैं। तो द्वितीय अभिलेख क्या कहता है? उदयगिरि के गुहा लेख का जो है अभिलेख क्या कहता है कि शक संवत सनकानिक का है द्वितीय अभिलेख, जो इस बात का साक्ष्य है कि चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त ने यहाँ शासन किया था। क्या बताया गया है द्वितीय अभिलेख में? कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने और समुद्रगुप्त ने जो है क्या है, विदिशा में शासन किया था। ठीक है, क्योंकि विदिशा में ही है, सीधी सी बात है। चंद्रगुप्त के काल में ही चीनी यात्री फाहयान आया था। तो फाहयान किसके काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न कौन कौन से हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों की बात करें तो कालिदास है, अमर सिंह है, बेताल भट्ट है, धनवंतरी है, छपड़क है, कटक पर है, बराहमिहिर है, शंकु है और वरुच है। इसमें से इम्पोर्टेंट कालिदास है, धनवंतरी है, बराहमिहिर है। ठीक है, कुमारगुप्त आता है अब इसके बाद। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन है? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त की बात करें तो चंद्रगुप्त व ध्रुव देवी के पुत्र। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी का पुत्र था, है ना। उपनाम जो था क्या था? महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त का उपनाम महेंद्रादित्य था और इनके बारे में जानकारी 3 अभिलेखों से मिलती है। मंदसौर का अभिलेख, उदयगिरि का अभिलेख और तुमैन अभिलेख। तुमैन अभिलेख गुना में है। गुना यदि ऑप्शन में ना आए तो आप अशोकनगर लगा आइएगा। ठीक है, कई बार बता चुका हूँ अशोकनगर। उदयगिरि के अभिलेख कहाँ है? उदयगिरि के अभिलेख जो है क्या है? विदिशा में है। और मंदसौर अभिलेख तो मंदसौर में ही है। ठीक है, तो 3 जगह से जानकारी मिलती है। किसकी? कुमारगुप्त की। मंदसौर अभिलेख, उदयगिरि के अभिलेख और जो है क्या है? तुमैन अभिलेख। ठीक है, उपनाम क्या था कुमारगुप्त का? महेंद्रादित्य था। उपनाम क्या था? महेंद्रादित्य था। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है? कुछ गुप्तकालीन जो है क्या है? गुप्तकालीन जो है क्या है? अभिलेख हम देखते हैं। तो देखिए, गुप्तकालीन अभिलेख की बात करें तो भूमरा का खोह शिव मंदिर। क्या? भूमरा का खोह शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो भूमरा का जो है क्या है? भूमरा का खोह शिव मंदिर यह कहाँ स्थित है? तो यह जो है क्या है? सतना में स्थित है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि सूपिया अभिलेख कहाँ है? सूपिया अभिलेख जो है क्या है? रीवा में स्थित है। कहाँ है? सूपिया अभिलेख रीवा में स्थित है। भूमरा का खोह शिव मंदिर सतना में स्थित है। ठीक है, और जबलपुर में तिगवा का सूर्य मंदिर स्थित है। ठीक है, ये सब गुप्तकालीन मंदिर अभिलेख जो भी हैं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आ जाए सूपिया अभिलेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किस काल से, तो अब लगाइएगा कि ये गुप्त काल से संबंधित है। ठीक, तिगवा का सूर्य मंदिर कहाँ है? जबलपुर में स्थित है। सांची का अभिलेख बहुत भयंकर पढ़ चुके हैं इसको, रायसेन में है ना। उदयगिरि के अभिलेख विदिशा में है। मंदसौर अभिलेख मंदसौर में ही है। और धार में जो है क्या है? धार में जो है बाघ की गुफाएं हैं। तो बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो बाघ की गुफाएं जो है क्या है? धार में स्थित हैं। अशोकनगर में, ये देखिए आ गया ना, अशोकनगर में तुमैन अभिलेख स्थित है। ठीक है, कहाँ है? तुमैन अभिलेख स्थित है। ठीक है, तो चलिए बताइए क्वेश्चन अब बताइएगा। भूमरा का खोह शिव मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो सतना में। सूपिया अभिलेख कहाँ स्थित है? कहाँ है? रीवा में। ठीक है, जबलपुर में कौन सा अभिलेख है? तो जबलपुर में मतलब कौन सा मंदिर है? तो तिगवा का विष्णु मंदिर। कहाँ है? जबलपुर में। ठीक है, सांची अभिलेख कहाँ है? तो रायसेन में स्थित है। ठीक है, बाघ प्रिंट कहाँ है या बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? तो बाघ की गुफाएं धार में है। ठीक है, विदिशा में कौन सी गुफाएं हैं? उदयगिरि की गुफाएं हैं। मंदसौर में मंदसौर अभिलेख है। ठीक है, तुमैन अभिलेख कहाँ है? तुमैन अभिलेख की बात करें तो यह कहाँ है? तो तुमैन अभिलेख जो है क्या है? कहाँ है? अशोकनगर या गुना में। ठीक है, वो ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करेगा। अब आते हैं इन अभिलेखों को हम डिटेल से पढ़ते हैं। पहला है मंदसौर अभिलेख। ठीक है, मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख की बात करें तो सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है।
किसके सामाजिक सांस्कृतिक और जीवन की, तो गुप्त काल की। ठीक है। मंदसौर प्रशस्ति 10 अभिलेख भी इसको जो है क्या कहते हैं, रचना वत्स भट्टी द्वारा की गई है। तो मंदसौर अभिलेख की रचना वत्स भट्टी के द्वारा किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। इसको हम 10 अभिलेख भी बोलते हैं। इसमें कुमार गुप्त के राज्यपाल बंधु वर्मा के द्वारा सूर्य मंदिर या 10 के निर्माण का उल्लेख किया गया है। ठीक है। तो सूर्य मंदिर या 10 का निर्माण किसने करवाया था, बंधु वर्मा ने करवाया था। ठीक है। बंधु वर्मा कौन था, तो कुमार गुप्त का राज्यपाल था। इसी में रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख मिलता है। किसमें, मंदसौर अभिलेख में ही रेशम की श्रेणी का उल्लेख मिलता है। इन्होंने अपना काम छोड़कर शस्त्र बनाना आरंभ कर दिया था। ठीक है। तो मंदसौर में ही जो है क्या है, इसकी जानकारी मिलती। चलिए बताइए मंदसौर के बारे में। तो मंदसौर के बारे में हम पूछते हैं। ठीक है। तो बताइए मंदसौर के बारे में, बताइए मंदसौर अभिलेख के बारे में किसकी जानकारी प्राप्त होती है हमको मंदसौर अभिलेख से, तो कुमार गुप्त की जानकारी मिलती है। दूसरी बात क्या है कि इसमें जो है सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था, तो कुमार गुप्त का राज्यपाल था। क्या नाम था उसका, बंधु वर्मा। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि मंदसौर अभिलेख जो है इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, तो मंदसौर अभिलेख को जो है क्या है, 10 अभिलेख के नाम से जानते हैं। रचना किसने की थी मंदसौर अभिलेख की, तो वत्स भट्टी ने की थी। किसने की थी, वत्स भट्टी ने की थी। किस भाषा में की थी, तो संस्कृत भाषा में की थी। ठीक है। रेशम बुनकरों की श्रेणी का पता हमको किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो रेशम बुनकरों की श्रेणी का जो पता है हमको मंदसौर अभिलेख से जो है क्या है, प्राप्त होता है। इसके बाद आते हैं हम उदयगिरी की अभिलेख। उदयगिरी अभिलेख की बात करें तो उदयगिरी अभिलेख जो है क्या है, यह कहाँ स्थित है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि यह विदिशा में स्थित है। ठीक है। उदयगिरी का तृतीय अभिलेख उपनाम जैन अभिलेख है और इसमें शंकर नामक व्यक्ति द्वारा क्या किया गया था, शंकर नामक व्यक्ति के द्वारा पार्श्वनाथ की मूर्ति की स्थापना की गई थी। ठीक है। शंकर नामक व्यक्ति के द्वारा, इसमें शंकर नामक व्यक्ति के द्वारा पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित की गई थी। ठीक है। तो उदयगिरी का अभिलेख जो है किससे संबंधित है, तो उदयगिरी का अभिलेख जो है उपनाम जैन अभिलेख के नाम से भी जानते हैं और इसमें क्या है, इसमें जो है शंकर नामक व्यक्ति के द्वारा पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापना की गई थी। तुमैन अभिलेख की बात करें तो तुमैन अभिलेख जो है यह कुमार गुप्त का है। किसका है, तुमैन अभिलेख कुमार गुप्त का है, अशोकनगर से प्राप्त होता है। राजा को शरदकालीन पूर्णिमा की भांति किसमें अभिलेख में बताया गया है, तो राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति जो है क्या है, हमको तुमैन अभिलेख में ही बताया गया है। मयूर शैली के सर्वाधिक सिक्के किसने चलवाए थे, तो मयूर शैली के सर्वाधिक सिक्के जो है क्या है, कुमार गुप्त ने चलवाए थे। किसने चलवाए थे, कुमार गुप्त ने चलवाए थे। राइट। तो चलिए बताइए उदयगिरी का जो तीसरा अभिलेख है, उदयगिरी के अभिलेख को हम और अन्य किस नाम से जानते हैं, मतलब उसका उपनाम क्या है, तो जैन अभिलेख है। ठीक है। उदयगिरी की जो गुफा है तो उसमें जो है क्या है, और क्या पता चलता है, 3 नंबर में आ गया, तो क्या पता चलता है, क्या पता चलता है कि शंकर नामक व्यक्ति ने किसका निर्माण करवाया था, एक मूर्ति की निर्माण करवाया था, पार्श्वनाथ मूर्ति, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। तो पार्श्वनाथ की मूर्ति का निर्माण करवाया था शंकर नामक व्यक्ति ने। किस अभिलेख से पता चलता है, तो उदयगिरी अभिलेख से पता चलता है। इसके बाद तुमैन अभिलेख आ जाता है। तुमैन अभिलेख की बात करें तो कहाँ है, तो तुमैन अभिलेख जो है यह अशोकनगर में स्थित है। किसकी जानकारी मिलती है, तो हमको तुमैन अभिलेख से कुमार गुप्त की जानकारी मिलती है। क्यों भाई, ऐसा क्या कर दिया था कुमार गुप्त ने, तो कुमार गुप्त ने क्या कर दिया था कि कुमार गुप्त को सूर्यकाल जो है शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। ठीक है। एक और क्वेश्चन बताइए, चलिए बताइए, मयूर शैली के सर्वाधिक सिक्के किस गुप्त शासक ने चलवाए थे, किस गुप्त शासक ने चलवाए थे, तो कुमार गुप्त ने चलवाए थे। ठीक है। ये हो गया। इसके बाद स्कंदगुप्त आता है। स्कंदगुप्त की बात करें, स्कंदगुप्त की बात करें तो स्कंदगुप्त जो है क्या है, स्कंदगुप्त की बात करें तो स्कंदगुप्त कुमार गुप्त का पुत्र था, गुप्त वंश का अंतिम शासक था। तो स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। इसने हूणों को बुरी तरह पराजित कर दिया था। ठीक है। और उनके साम्राज्य को नष्ट कर दिया था। तो हूणों को बुरी तरह पराजित किसने किया था, स्कंदगुप्त ने किया था।
ठीक है। सूपिया अभिलेख, सूपिया अभिलेख की बात करें तो यह स्कंदगुप्त का प्रमुख अभिलेख है। सूपिया अभिलेख स्कंदगुप्त का प्रमुख अभिलेख है। इसमें गुप्त वंश का आदि राज घटोत्कच को कहा गया है। क्या? गुप्त वंश का आदि राज जो है घटोत्कच को कहा गया है। ये वही घटोत्कच है कि जब हम गुप्त वंश स्टार्ट किए थे ना, तो स्थापना श्री गुप्त ने की थी, उसके बाद घटोत्कच आता है और फिर चंद्रगुप्त प्रथम आ जाता है, फिर समुद्रगुप्त आता है ना। तो ये वही वाला है, ठीक है। तो समुद्रगुप्त का आदि राज घटोत्कच को किस अभिलेख में कहा गया है? या फिर सीधी सी बात है, क्वेश्चन जानते हो कैसा आएगा? क्वेश्चन आएगा घटोत्कच, ठीक है, रीवा जिले का घटोत्कच जो है निम्नलिखित में से किस अभिलेख से संबंधित है? तो सूपिया अभिलेख से संबंधित है। इसमें क्या, अब देखिए कि सूपिया अभिलेख यह स्कंदगुप्त का प्रमुख अभिलेख है। इसमें गुप्त वंश का आदि राज घटोत्कच को कहा गया है, जबकि जबकि प्रभावती प्रशस्ति के पूना ताम्र अभिलेख में श्री गुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक कहा गया है। क्या बोला गया है? श्री गुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक कहा गया है। ये बात तो सही है। और ऐसा जो है कि जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो पूना के ताम्र प्रशस्ति अभिलेख से प्राप्त होती है, ठीक है। प्रभावती प्रशस्ति के पूना के ताम्रपत्र अभिलेख में श्री गुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक कहा गया है, ठीक है। लेकिन सूपिया अभिलेख क्या बोलता है? सूपिया अभिलेख ये बोलता है कि गुप्त वंश का आदि राज मतलब कि जो संस्थापक है वह घटोत्कच है। तो ये कौन बोलता है? तो ये सूपिया अभिलेख बोलता है, ठीक है। तो इतना जो है क्या है, ये हमारा होगा। चलिए बताइए, तुमैन अभिलेख कहाँ स्थित है? अशोकनगर में। किसके बारे में जानकारी मिलती है? कुमारगुप्त में। क्या कहा गया है कुमारगुप्त को? कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बतलाया गया, ठीक है। मयूर शैली के सर्वाधिक सिक्के किस गुप्त शासक ने चलवाए थे? कुमारगुप्त ने चलवाए थे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी हमको किन किन अभिलेखों से प्राप्त होती है? तो बताइए कौन कौन से? एक सांची के स्तूप के सांची अभिलेख से और एक उदयगिरी के अभिलेख से, ठीक है। सांची के अभिलेख की बात करें तो सांची के अभिलेख में जो है क्या है, तो सांची का अभिलेख जो है कहाँ है? रायसेन में स्थित है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इंदौर का ताम्रपत्र यह किस शासक से संबंधित है? तो स्कंदगुप्त से संबंधित है। तो देखिए स्कंदगुप्त से जो है क्या है, स्कंदगुप्त के दो अभिलेख प्राप्त हो गए हमको। इनकी जानकारी के स्रोत कौन कौन से? एक सूपिया अभिलेख हो गया और एक इंदौर का ताम्रपत्र हो गया, ठीक है। तो ये स्कंदगुप्त से ही संबंधित हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, स्कंदगुप्त के बाद आता है, स्कंदगुप्त के बाद कौन आता है? स्कंदगुप्त के बाद आता है पुरुगुप्त, और पुरुगुप्त के बाद आता है बुद्धगुप्त, ठीक है। कौन आता है? बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त की बात करते हैं तो बुद्धगुप्त एरण अभिलेख से प्राप्त हुआ है। इसकी जानकारी, ठीक है, कहाँ से मिलती है? एरण अभिलेख से प्राप्त हुई है। मध्य प्रदेश में इसके शासन के साक्ष्य मिले हैं। इसके अधीन मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के परिवाजरक, रीवा के लक्ष्मण एवं महिष्मति के सुबंधु थे, ठीक है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बुद्धगुप्त के बारे में पढ़ने में। बस आप ये याद रखिएगा कि बुद्धगुप्त का जानकारी हमको किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो एरण अभिलेख से प्राप्त होती है, ठीक है। इसके बाद आता है भानुगुप्त। ये इम्पोर्टेंट है भानुगुप्त। देखिए भानुगुप्त के बारे में, भानुगुप्त क्या है कि भानुगुप्त की बात यदि हम करें, इनके समय हूणों का लगातार हमला हो रहा था भानुगुप्त के समय, ठीक है। तो भानुगुप्त पाटलिपुत्र का शासक, चूँकि क्या है भानुगुप्त जो है यह पाटलिपुत्र का शासक था, है ना, शासक था। तब हूणों से लड़ने के लिए अपनी एक सेना अपने सामंत गोपराज के नेतृत्व में भेजा था। किसके नेतृत्व में? गोपराज के नेतृत्व में भेजा था। लेकिन क्या हुआ था, उस युद्ध में गोपराज मारा गया था। 510 ईस्वी में गोपराज की पत्नी सती हो गई, ठीक है। 510 ईस्वी में गोपराज की पत्नी क्या हो गई? सती हो गई। भानुगुप्त के द्वारा अरण अभिलेख लिखवाया गया, जिसमें से सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। ये है असली कहानी, ठीक है। वो जो आप पढ़ते हो ना कि एरण में सती प्रथा का जो है प्रमाण कहाँ मिलता है? तो एरण अभिलेख से पढ़ते हो तो वो यहीं से मिलता है, ठीक है। क्या हुआ था एक बार और कहानी बता देता हूँ आपको। क्या हुआ था इसमें देखिए, है ना, जो भानुगुप्त था, ठीक है, जो भानुगुप्त था, तो भानुगुप्त का सेनापति था, कौन था? गोपराज, ठीक है।
गोपराज। ठीक है, तो क्या हुआ था कि भानुगुप्त के समय हूणों का लगातार आक्रमण हो रहा था। किसका? हूणों का जो है क्या है, लगातार आक्रमण हो रहा था। तो इस आक्रमण को रोकने के लिए भानुगुप्त ने गोपराज को भेजा था। ठीक है, तो गोपराज की इस युद्ध में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और गोपराज की मृत्यु के बाद इसकी पत्नी जो है क्या है, इसकी पत्नी क्या हो जाती है, सती हो जाती है। इसकी पत्नी सती हो जाती है। ठीक है, तो इसकी सती व्यष्ट ना जाए इसलिए भानुगुप्त ने एरण में जो है क्या है एरण अभिलेख जो है क्या है लिखवा दिया था। ठीक है, इसी की जानकारी जो है क्या है हमको एरण अभिलेख से प्राप्त होती है। राइट। भानुगुप्त के बाद कौन आता है? भानुगुप्त के बाद आता है नरसिंहगुप्त, जिसको हम बालादित्य भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है कि नरसिंहगुप्त के समय क्या होता है कि भानुगुप्त के से जीते हुए क्षेत्रों पर क्या भानुगुप्त से गोपराज से जीते हुए क्षेत्र पर, ठीक है, क्षेत्र पर यह अधिकार करता है। हुण शासक ने अपने पुत्र मिहिर कुल को बैठाया। ठीक है, मिहिर कुल को नरसिंहगुप्त ने हराकर बालादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, इसके बाद क्या है, नरसिंहगुप्त के बाद जो है क्या है विष्णुगुप्त आता है। विष्णुगुप्त के बाद जो है क्या है यह अंतिम शासक था। ठीक है, तो एक बार और देखते हैं नरसिंहगुप्त या बालादित्य। क्या हुआ था कि जब भानुगुप्त जो है गोपराज को युद्ध के लिए भेजता है। ठीक है, चूँकि मिहिर कुल कैसा शासक था, तो मिहिर कुल जो है हूण शासक था। राइट, तो देखिए क्या होता है कि देखिए जब भानुगुप्त था ना, भानुगुप्त गोपराज को भेजता है युद्ध करने के लिए। ठीक है, भानुगुप्त गोपराज को युद्ध करने के लिए भेजता है, तो गोपराज जो है क्या है, गोपराज कई सारे क्षेत्रों को जीत लेता है। ठीक है, तो उन्हीं क्षेत्रों पर जो है गोपराज के जीते हुए क्षेत्रों पर मिहिरकुल जो है क्या है अपने हूण शासक ने अपने पुत्र मिहिरकुल को गद्दी पर बैठा देता है या उसका शासन क्षेत्र दे देता है। ठीक है, तो फिर क्या करता है कि भानुगुप्त के बाद नरसिंहगुप्त आता है, और इस नरसिंहगुप्त क्या करता है, तो यह नरसिंहगुप्त जो है क्या है मिहिर कुल को क्या कर देता है, पराजित करता है, और पराजित करके बालादित्य की उपाधि धारण करता है। ठीक है, तो बालादित्य की उपाधि धारण कौन करता है, तो नरसिंहगुप्त करता है। ठीक है, नरसिंहगुप्त के बाद अंतिम शासक विष्णुगुप्त आता। अच्छा, आपको अब यहाँ डिस्टर्ब लग रहा होगा कि सर अभी आपने बताया था कि गुप्त वंश का अंतिम शासक, तो आप किसको बता रहे थे, स्कंदगुप्त को? नहीं, मैंने ये नहीं बताया था। मैंने ये बताया था गुप्त वंश का अंतिम महान शासक कौन था। तो गुप्त वंश का अंतिम महान शासक की बात आए तो आप आंसर टिक करिएगा स्कंदगुप्त। क्या करिएगा, स्कंदगुप्त। ठीक है, और जब क्वेश्चन आ जाए कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, ओनली आ जाए अंतिम शासक, तब आप टिक करिएगा विष्णुगुप्त को। इसको विष्णुगुप्त को। ठीक है, तो यह महान लग जाएगा तो स्कंदगुप्त, और महान नहीं लगेगा तो विष्णुगुप्त। ये हमारा जो है क्या है गुप्त वंश हो गया। ठीक है, गुप्त वंश के बाद क्या आता है, तो गुप्त वंश के बाद आता है अब हूण वंश या हूण शासक आता है। ठीक है, हूण शासक की यदि हम बात करें तो हमको इस क्लास को हमको नेक्स्ट क्लास में देखना पड़ेगा हूण शासक के बारे में। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, लाइक कमेंट करिए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, तब तो मोटिवेट होऊंगा ना यार, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।